हम लोग प्रतिमा लगाने का निर्णय लिए थे। प्रतिमाएं लगाने वाले स्थानों पर चली भी गई थी, लेकिन योगी की सरकार ने नारी शक्ति का अपमान करते हुए, हमारी वीरांगना बहन फूलन देवी का अनादर करते हुए उन प्रतिमाओं को पुलिस बल लगा करके अपने कब्जे में करवा लिया। नेताजी ने निषाद समाज के मान सम्मान और अधिकार के लिए जो योगदान दिया है उसे नकारा नहीं जा सकता। अनुस्मृति के विधान को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है और पंच ऑफ थाट्स की नीतियों को लागू कर पिछड़े दलितों, वंचितों, आदिवासियों की हकमारी कर रही है। फूलन देवी को जेल से बाहर करा करके खुले वातावरण में उन्हें जीवन जीने का अधिकार माननीय नेताजी ने एक मसीहा बन करके दिया। समाज के लोग जो वास्तव में समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वह कफन चोर कहते हैं। पलटू राम के नाम से ख्यात है। ओम प्रकाश राजभर जी कभी कांग्रेस का गुणगान करते हैं तो दूसरे दिन बसपा का गुणगान करते हैं, तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। तो ये केवल अपना ठौर तलाश रहे हैं कि 2024 में कैसे हम अपने बेटों को सांसद बना ले। तो समाज के बीच में आरक्षण की और अधिकार की बात करते हैं, शासन सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जहां बात उचित स्थान पर करनी होती है तो न तो ये आरक्षण की बात करते हैं और न तो हक अधिकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो दल सक्षम होगा उस दल के साथ जाएंगे और भाजपा को हरा करके उसके वादा खिलाफी का बदला लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ निषाद समाज की, फूलन देवी की, वीरांगना फूलन देवी की और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ क्या रिश्ते रहे सभी लोग जानते हैं। खैर, लेकिन विस्तार में इससे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले चुनाव में जो काफ़ी लोगों की शिकायतें रहीं कि जो वोट गया डॉक्टर संजय निषाद के साथ और जो रिश्ते समाजवादी पार्टी के साथ निषादों के थे, फूलन देवी के थे, तो क्यों ऐसा बीच में ये समय आया कि लोग जो है निषाद ग्रुप कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भाजपा के साथ शिफ्ट होने लगे, डॉक्टर संजय निषाद के साथ शिफ्ट होने लगे, जबकि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने इतना उनके लिए करके दिया। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। यहीं से शुरू करते हैं, पिछले चुनाव से ही शुरू करते हैं कि पूरा एक तरफ से जो निषाद कम्युनिटी, केवट, मछुआरे जो कम्युनिटी हैं, उनका वोट जो एक तरफ से भाजपा के साथ गया, भाजपा गठबंधन के साथ गया। देखिए, जो अगर पिछले चुनाव को देख लें 2022 को और लोकसभा चुनाव 2019 का मूल्यांकन करेंगे तो जो लोग सर्वे किए हैं तो यह पता लगा है कि जितनी भी मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, निषाद कम्युनिटी ही एक ऐसी जाति थी जो भाजपा के से 17% वोट जो है खिसक करके दूसरी तरफ गया है। तो ये नहीं है कि निषाद समाज पूरी की पूरी जो है कि भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी गठबंधन के साथ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी टीम के जो लोग हैं वह झूठ फरेब की, छलकपट की राजनीति करते हैं और संजय निषाद तो इस समय जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह इशारे पर काम करते हुए समाज के का शोषण, उत्पीड़न कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, फूलन देवी के जीवन में एक नया परिवर्तन जो लाने का काम किए और कह दीजिए कि फूलन देवी के मुक्तिदाता के रूप में जो उनकी कीर्ति जो है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरी, उसके लिए माननीय नेताजी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मैं घटनाक्रम बता दूं। देखिए, बेमई का कांड आप लोग जानते हो कि 14 फरवरी 1981 को वीरांगना फूलन देवी जी ने जो है उन आतताइयों को जिन्होंने उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया था, 22 दिनों तक बेमई गांव में वहां के सामंती ठाकुरों ने फूलन देवी को नंगा करा करके पानी भरना, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना और तमाम, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में खबरें तमाम आती हैं कि फला लड़की के साथ जो है कि गलत व्यवहार हुआ, उसके साथ छेड़खानी हुई और वह जो है कि शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पेड़ में लटक करके और धरन पर लटक करके फांसी दे दिया, आग लगा करके जो है कि जल मरी। तो लेकिन फूलन देवी ने उस तरह की हमारी बहन बेटियों के बीच में एक नई क्रांति का आगाज किया कि अगर तेरी इज्जत आबरू के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उन दरिंदों से मुकाबला करो। देखिए, गांधी जी भी कहा करते थे कि अगर कोई हमारी बहन बेटी के पर बुरी नज़र रखता है तो उसके पेट में छुरा भोग देना चाहिए। फूलन देवी ने उन आतताइयों को, वह अपने को अपना आत्मदाह करके और कह लीजिए सुसाइड न करके, उन आतताइयों को उसी गांव में, उसी स्थान पर जिस कुएं पर उन्हें नंगा करके जो है पानी भरवाया जाता था ठाकुरों के द्वारा,
उसी कुएं पर खड़ा खड़ा करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया, एक वीरांगना का काम किया। और पूरे जो समझ लीजिए कि विश्व में 4 क्रांतिकारी महिलाओं की सूची में वीरांगना फूलन देवी का नंबर 4 पर नाम है और भारतीय महिला क्रांतिकारियों में उनका नंबर 1 पर नाम आता है। जब वह ग्वालियर कारागार में बंद थी, मेरा तो 1989 से उनसे संबंध रहा है, जब मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और संभवतः मैं पहला व्यक्ति रहा कि मैंने फूलन देवी की रिहाई का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाने का काम किया था कि अगर दर्शन सिंह, तहसीलदार सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह के सारे मुकदमे हैं, अगर वापस करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है तो उस बहन फूलन देवी का, जिसकी इज्जत आबरू के साथ सामंतों ने जो है खिलवाड़ किया और उन्होंने उन सामंतों को जो है रणचंडी बन करके उनको रास्ते से हटाने के काम किया, तो फूलन देवी की रिहाई क्यों नहीं, फूलन देवी के मुकदमे वापस लेकर के उनके पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं। और मैं 1991 से लगातार जो भी मेरा धरना प्रदर्शन, चाहे वह गाजीपुर जिला मुख्यालय पर हो, चाहे लखनऊ के विधानसभा पर हो, चाहे वाराणसी के कमिश्नरी मुख्यालय पर हो, मैं हर ज्ञापन में मैं फूलन देवी के रिहाई का मुद्दा निश्चित रूप से रखता था। एक घटना हुआ, राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी रैली, उस समय हम लोगों के बहुत बड़े नेता थे बाबू मनोहर लाल जी, जो माननीय नेताजी के मंत्रिमंडल में एक कद्दावर मंत्री थे, पशुधन और मत्स्य विभाग का कैबिनेट का दर्जा उनके पास था। उन्होंने बेगम हजरत महल पार्क में जो है कि रैली किया और नेताजी ने अपार जनसमूह को देख करके मंच पर आते ही कहा था कि आज निषाद मुझसे जो मांगेंगे मुझे देना ही पड़ेगा। और एक प्लानिंग के तहत एक पूनम दीदी के ही जिले के रहने वाले प्रोफेसर बाबूराम निषाद रहे और हम लोगों ने एक प्लानिंग तय किया। मूला देवी उनकी माँ और उनकी बड़ी बहन रुक्मिणी भी वहाँ थी। हम लोगों ने कहा कि आप समाज से अपना आचर फैला करके जो है कि भीख मांगो कि मेरी बेटी की, मेरी बहन की जो है रिहाई होनी चाहिए। और सारा जनसमूह फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो, इतना पूरा बेगम हजरत महल पार्क जो है कि फूलन देवी की रिहाई के मांग को लेकर के गुंजायमान हो गया। और नेताजी ने लौह पुरुष का परिचय देते हुए कहा था फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस। और नेताजी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 46 मुकदमे फूलन देवी पर सूचीबद्ध थे, 1 महीना के अंदर जो है उसे वापस लेकर के विधिक कार्रवाइयों की को पूर्ण करते हुए उन्होंने 20 फरवरी 1994 को फूलन देवी को जेल से बाहर करा करके खुले वातावरण में उन्हें जीवन जीने का अधिकार माननीय नेताजी ने एक मसीहा बन करके दिया। और यही नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में 1996 में जो है उन्होंने मिर्जापुर भदोही संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा करके उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचाने का काम किए। 1998 में भी 99 में भी फूलन देवी उसी संसदीय क्षेत्र से जो है कि पुनः निर्वाचित हुई थी। तो नेताजी ने निषाद समाज के मान सम्मान और अधिकार के लिए जो योगदान दिया है उसे नकारा नहीं जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाले जो तीतर बटेर हैं, उनके पालतू कुत्ते सरीके लोग हैं, वह जो है कि नेताजी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर लाछन लगाने का काम करते हैं। माननीय नेताजी ने उसी 20 फरवरी 1994 की रैली में जो मत्स्य पालन के लिए जलाशयों का, झीलों का, ग्राम पंचायत के तालाबों का जो पट्टा प्रणाली को जो है माननीय नेताजी ने शासनादेश जारी करके देने का काम किया था। 100% बालू मौरंग खनन का, मत्स्य पालन का पट्टा जो है हमारे निषाद कम्युनिटी के लोगों को ही दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जब गठबंधन टूटा और भाजपा के समर्थन से मायावती जब प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने माननीय नेताजी के शासनादेश को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन उस शासनादेश में जो केवल निषाद समुदाय के लिए था उसमें अन्य पिछड़ी जातियों और दलित जातियों को भी उसमें शामिल कर दिया, जिससे धीरे धीरे हमारा अधिकार छीनता गया। और जब बाद में राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, तो हम लोगों का जो अधिकार होता था बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन पर, उसे सार्वजनिक करके पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और ये संजय निषाद
की जो राजनीतिक शुरुआत ही हुई है निषाद समाज के आरक्षण और अधिकार के मुद्दे को लेकर के हुई है, लेकिन ये नेता दो मुंही बात करते हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर को भी रंगे हाथ पकड़ा हूँ, संजय निषाद के कारनामों को मैं भली भांति जानता हूँ। यह तो समाज के बीच में आरक्षण की और अधिकार की बात करते हैं, शासन सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जहां बात उचित स्थान पर करनी होती है तो न तो ये आरक्षण की बात करते हैं और न तो हक अधिकार की बात करते हैं। यह 17 अति पिछड़ी जातियों का एक मुद्दा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें 17 अति पिछड़ी जातियों का मुद्दा बड़े अहम तरीके से जो है कि मीडिया की सुर्खी बनता है। माननीय नेताजी ने हम लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 5 मार्च 2004 को उन्होंने जो है अपने कैबिनेट से जो है प्रस्ताव पारित करा करके उन्होंने केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया था। और मायावती की जब 2007 में सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मायावती ने 30 मई 2007 को उन्होंने 17 अति पिछड़ी जातियों का प्रस्ताव जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के पास विचाराधीन था, उस प्रस्ताव को उन्होंने मंगा करके 6 जून 2007 को निरस्त करने का काम किया था। राष्ट्रीय निषाद संघ सहित तमाम हमारे जो संगठन थे, निषाद समाज के, कश्यप बिंद समाज के और प्रजापति समाज के, हम लोगों ने इतना जोरदार तरीके से जो है जिले जिले में और विधानसभा पर धरना प्रदर्शन और मायावती का पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया। तो मायावती ने जो है कि अपनी खिसकते हुए जनाधार को देख करके, क्योंकि निषाद समाज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है, और यह कहना गलत नहीं है कि यादव समाज से कहीं अधिक आबादी जो है निषाद मछुआ समुदाय की उपजातियों की है। पे आऊँगा, तो क्या चूक हुई इस बार के चुनाव में या पिछले चुनावों में कि निषाद समाज का वोट जो है वो डॉक्टर संजय निषाद की तरफ जा रहा है, बजाय ये आप वो बताने में कामयाब नहीं हो पाए कि आप लोगों ने निषाद कम्युनिटी के लिए क्या किया। और इस बार की अगर चुनाव की बात करें तो डॉक्टर संजय निषाद ने 15 टिकट ठाकुरों को दिए, ठाकुरों को बेचे अगर कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। देखिए, संजय निषाद और ओम प्रकाश निषाद अपने कौम के दुश्मन हैं। अपने ओम प्रकाश राजभर ये अपने कौम के नाम पर जो है भीड़ जुटा करके राजनीतिक दलों से जो है अटैची लेकर के और टिकट की सौदेबाजी करके या टिकट बेचने का काम करते हैं। वही काम जो है सोनेलाल पटेल जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी वालों ने इतने लाठियों से तोड़ा था कि उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी, और वही अनुप्रिया पटेल निज स्वार्थ में जो है अपना दल एस का गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी से करके केवल उनके लिए जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कार्यकारी अध्यक्ष देख लीजिए कि उनके पति जो है आशीष पटेल हैं, केवल वो पति पत्नी की पार्टी बन करके रह गई है। और निषाद पार्टी को भी देखा जाए, संजय निषाद जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है तो उनका बड़ा बेटा जो है डॉक्टर अमित निषाद जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका साला है, तो उनका प्रदेश प्रभारी जो उनका बेटा जो है श्रवण कुमार निषाद है। अच्छा, ये संजय निषाद को क्या आप लोग निषाद पार्टी का मानते हो? और किस आधार पर मानते हो? जनता तो मानती है। कैसे मानेंगे आप? जनता तो मानती है। निषाद भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनका बेटा प्रवीण कुमार निषाद जो है संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर जीता है। चौरी चौरा से उनका दूसरा वाला बेटा इंजीनियर श्रवण कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता है। कहने को ये निषाद पार्टी के नाम पर केवल ये समाज को बरगलाने का, सौदाबाजी करने का काम करते, और यह कहना कि निषाद समाज पूरी तरह से जो है संजय निषाद के साथ चला गया, यह बात बिल्कुल गलत है। हाँ, एक चीज़ मैं स्वीकार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो निषाद समाज की, पिछड़े दलित वंचित वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है, वह हमारे लोगों को बरगलाने में सफल हो गई, और सामाजिक न्याय के नाम पर जो राजनीति करते हैं वह अपनों को समझाने में विफल हो गए, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी 4 चुनावों में ली है। और अगला चुनाव जो 2024 का होने वाला है, उसमें यह समाज जिस तरह से बहकता रहा है, तितर बितर होता रहा है, वह तितर बितर न होकर के एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करे। मैं जानना चाहता हूं कि संजय निषाद अगर ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े हितैषी हैं, तो जब यह सत्ता में होते हैं तो ये आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं? एक बार की मैं बात बताऊं आपको,
8 मार्च 2007 को 23 प्रतिनिधियों के साथ मैं राहुल गांधी से गया था, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 1 और 2 में संशोधन और परिवर्धन किया जाता है और यह कार्य भारतीय संसद के द्वारा ही संभव है। और जब ये ओम प्रकाश राजभर बाप बेटा गए थे, मैं 23 लोगों के साथ गया था, और जब ओम प्रकाश राजभर जाकर राहुल गांधी के सामने जाते हैं और राहुल गांधी जी ओम प्रकाश राजभर जी से पूछते हैं कि राजभर जी बताइए आप हमारी पार्टी की कैसे मदद करेंगे, कैसे हमारे साथ आएंगे, तो ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ 17 अति पिछड़ी जातियों या राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा दरकिनार करके उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपया चाहिए, प्रचार खातिर हेलीकॉप्टर चाहिए, 28 गो टिकट चाहिए। तो ये लोग जो ना यहाँ बात करनी होती है, ये केवल अपने हित की बात करते हैं, केवल परिवार की बात करते हैं। यह संजय निषाद का भी वही काम है और चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का है। और आज देख रहे हैं कि जो पलटू राम के नाम से ख्यात हैं, ओम प्रकाश राजभर जी कभी कांग्रेस का गुणगान करते हैं तो दूसरे दिन बसपा का गुणगान करते हैं, तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। तो ये केवल अपना ठौर तलाश रहे हैं कि 2024 में कैसे हम अपने बेटों को सांसद बना लें, कैसे 2-4 टिकट लेकर के हम लोग उसे बेच करके माला माल हो जाएं। तो ये लोग कौम के दुश्मन हैं, समाज को गुमराह करने वाले हैं। इनका समाज का जो सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा आरक्षण का है, उसे ये लोग दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। और संजय निषाद को तो समाज के लोग जो वास्तव में समाज के प्रति संवेदनशील हैं वह कफन चोर कहते हैं। और कफन चोर इसलिए कहा जाता है कि जो कसरवल में जो निषाद आरक्षण आंदोलन हुआ था, जिसमें अखिलेश निषाद की गोली से मौत हो गई थी, वह गोली संजय निषाद ने अपने लोगों से केवल चर्चा में आने के लिए करवाए थे। और संजय निषाद का टारगेट 10 निषाद नौजवानों को मरवाना था, लेकिन सौभाग्य रहा बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं, वहाँ पर पुलिस आ गई, नहीं तो 10 ये निषादों को मरवाने का अपने लोगों को ही यह जो है कि तैयार किए थे। लेकिन अखिलेश निषाद की मौत हो गई और उसके परिवार, उसके पिता, उसकी 3 बहनें जो है कि न्याय की गुहार लगा रही थी। और संजय निषाद ने उस परिवार की मदद के लिए, उनका स्मारक बनाने के लिए इटावा में, दलीपुर मरैया में इतना चंदाखोरी हुई, कई करोड़ रुपया जो है समाज के लोगों ने उस लड़के के परिवार की मदद में दिया। और संजय निषाद सब अपने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में ट्रांसफ़र करा करके अपने कैंपियरगंज में ज़मीन लिखाने का, जगह जगह मकान और खरीदने का केवल एक काम किए। और ये घटना मैं बता दूं कि आजमगढ़ में आत्माराम निषाद जो अखिलेश निषाद के पिताजी थे, उनका लोगों ने स्वागत किया था, सिक्के से तौला था। और ये संजय निषाद ने कहा कि आत्माराम निषाद जी ये 60-70 किलो का बोझा सिक्का लेकर कहाँ ढोएंगे, हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए और गोरखपुर से जा कर के हम आपके खाते में जो है इतना रुपया जो है भेज दूंगा। और उस बेचारे को जो है कि ये पैसा नहीं भेजे, इसलिए ऐसे लोग जो किसी भाई की हत्या करा करके उसके नाम पर चंदाखोरी करते हैं और उसे हड़प खाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कफन चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तो यह निषाद मल्ला केवट बिंद को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ी जाति बताते हुए इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो निषाद राज और राम के नाम पर बार बार वोट लेने का काम किया और जब भाजपा की सरकार बनी हमारे परंपरागत पुश्तैनी पेशों को छीनने का काम किया, निषाद समाज को पीछे करने का काम किया। आज योगी आदित्यनाथ जी को क्या निषाद किसके साथ क्या भूल गए हैं? अब निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो दल सक्षम होगा उस दल के साथ जाएंगे और भाजपा को हरा करके उसके वादा खिलाफी का बदला लेंगे। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, उन बेईमानों से, दरिंदों से जो निषाद राज और राम की मित्रता का बखान करके अभी वो सुन रहे हैं कितना 163 फुट की कितनी ऊंची प्रतिमा निषाद राज और राम के मिलन वाले, मित्रता वाला स्टैचू बनवाने जा रहे हैं। तो अब निषाद राज का स्टैचू लगवाने से जो है कि निषाद समाज बहकावे में नहीं आएगा। मैं 2021 की बात बता दूं, फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर 25 जुलाई को हम लोग 18 स्थानों पर 35 फुट ऊंची में हम लोग प्रतिमा लगाने का निर्णय लिए थे। प्रतिमाएं लगाने वाले स्थानों पर चली भी गई थी, लेकिन योगी की सरकार ने नारी शक्ति का अपमान करते हुए, हमारी वीरांगना बहन फूलन देवी का अनादर करते हुए उन प्रतिमाओं को पुलिस बल लगा करके अपने कब्जे में करवा लिया। तो जो फूलन देवी की
का अनादर करता है, जो निषाद समाज को धोखा देने का काम करता है, अब वह निषाद समाज उन भाजपा के सच्चाई को जान गया है। क्योंकि काठ की हांडी एक बार चलती है, बार बार नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके 3-4 बार वोट निषाद समाज का जो है बहुमत के साथ लिया जरूर है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स कहां गया? 2012 का भाजपा का निषाद मछुआरा समाज से, अति पिछड़ी जातियों से संबंधित दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र कहां गया? अरे भाई, आज तो डबल इंजन की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाह ले तो ये 17 अति पिछड़ी जातियों को 2 दिन में अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल सकता है। अरे सवर्ण जातियों को संविधान की व्यवस्था से परे जा करके माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए अगर 117वां संविधान संशोधन करके जो है, अगर सवर्ण जातियों को जो है 10% जो है EWS का आरक्षण कोटा दे दिया गया, तो निषाद जातियों को जो है संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 में संशोधन करके अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? यही हम लोग प्रचार करके भाजपा के असली चेहरे को उजागर करेंगे। पिछड़े दलित वंचित समाज को हम लोग जागरूक करके भाजपा को हरवाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी खतरा पैदा करती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी फुल मूड में मनुस्मृति के विधान को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है और बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को लागू कर पिछड़े दलितों, वंचितों, आदिवासियों की हकमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटरराम निषाद जी। और पूर्वांचल में उनकी एक बहुत बड़ा वोट उत्तर प्रदेश में निषाद कम्युनिटी का है, जो कि भाजपा गठबंधन के साथ लगातार जो थोड़ा शिफ्ट हुआ। तो क्या आने वाले समय में वो चीज़ें, उस तरीके का प्रचार जो फूलन देवी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के रिश्ते की बात मैंने करी कि किस तरीके से जेल से सदन तक का रास्ता तय हुआ, वो सारी चीज़ें और निषाद कम्युनिटी के लिए जो जो चीज़ें की गई उससे पहले वो सारी चीज़ों का प्रचार करके क्या वो वोट वापस सपा के साथ या अखिलेश जी के साथ वापस आ सकता है? वो बहुत बड़ा सवाल है कि वो कम्युनिटी किसके साथ जाएगी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में या फिर अपने देश की बात करें तो जातिगत आधार पे राजनीतिक रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। तो निषाद कम्युनिटी को वोट लेने के लिए क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, उस पर बातचीत और फूलन देवी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के रिश्ते पे बातचीत की। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।